आज हमारे हाथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट है। ये 30 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। हमारा काम आज इस लिस्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है इसके अंदर छिपे हुए पैटर्न को समझना, आयोग की सोच क्या है ये जानने की कोशिश करना। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कैलेंडर की शुरुआत मतलब फरवरी महीने को देखें तो ऐसा लगता है कि आयोग नए साल का कोई जश्न नहीं मना रहा। नहीं, वो पुराने काम निपटाने में लगा है। हाँ बिल्कुल। 2 और 3 फरवरी को समीक्षा अधिकारी यानी ROARO की 2023 वाली मुख्य परीक्षा है। 2023 की सोचे। फिर 6 फरवरी को कंप्यूटर सहायक और 24 फरवरी को स्थापत्य एवं नियोजन विभाग की, वो भी 2024 की मुख्य परीक्षा। और देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ज्यादातर जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो ऐसे ही काम करती हैं। पहले पुराना हिसाब किताब चुकता करो। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही नए साल की प्लानिंग पर पूरा फोकस। ये एक तरह की प्रशासनिक सफाई है। मतलब नए साल की शुरुआत पिछले सालों का बोझ उतारने से हो रही है, लेकिन फिर मार्च में आकर थोड़ा गियर बदलता है ना? मार्च में एक नई शुरुआत 29 मार्च से एक ऐसी परीक्षा शुरू हो रही है जिसका इंतजार मतलब लाखों लोग करते हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS। हाँ, PCS की 2025 की मुख्य परीक्षा, और ये 4 दिनों तक चलेगी। और देखिए इस 1 तारीख का मतलब समझना बहुत जरूरी है। PCS को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिरा जाता है। बिल्कुल। मार्च के अंत में इसकी मुख्य परीक्षा रखने का साफ मतलब है कि आयोग ने उम्मीदवारों को साल की शुरुआत के लगभग 3 महीने सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी के लिए दिए हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक संकेत भी है कि आयोग इस परीक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल, और यहीं से कैलेंडर का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभरना शुरू होता है। मार्च के बाद जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, हाँ, कैलेंडर का पूरा फोकस ही बदल जाता है। बिल्कुल। अप्रैल, मई और जून को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आयोग ने इन 3 महीनों को अकादमिक सत्र ही घोषित कर दिया हो। सही कहा, पूरा का पूरा कैलेंडर शिक्षक भर्ती को समर्पित है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल को सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की प्रारंभिक परीक्षा से होती है, और फिर 9 अप्रैल को प्राविधिक शिक्षा में अध्यापन सेवा की परीक्षा है। और ये तो बस एक शुरुआत है। हाँ, इसके बाद तो मुख्य परीक्षाओं के जैसे झड़ी लग जाती है। ऐसा लगता है कि अप्रैल में एक बड़ी कॉमन परीक्षा लेकर योग्य उम्मीदवारों को छांट लिया गया। हाँ, एक तरह से फिल्टर कर लिया गया। और फिर मई जून में उन्हें विषय के हिसाब से परखा जा रहा है। विज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, कला। ये सिर्फ भर्ती नहीं है, ये एक तरह से प्रदेश के शिक्षा विभाग में एक साथ हजारों नए शिक्षकों को शामिल करने का एक बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन जैसे ही हम साल के मध्य में मतलब जुलाई में पहुंचते हैं, एक और बड़ी परीक्षा हमारा ध्यान खींचती है। 14 जुलाई से सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 2025 वाली। हाँ, और ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, पूरे 13 दिनों तक चलेगी। 13 दिन की मुख्य परीक्षा का मतलब है कि इसमें कई वैकल्पिक विषय होंगे, विस्तृत निबंध होंगे, और शायद प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट भी। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। वन सेवा एक बहुत ही विशेषीकृत क्षेत्र है। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि फील्ड की समझ और शारीरिक क्षमता भी परखी जाती है। इसके बाद सितंबर में हम फिर से एकेडमिक भर्तियों की ओर लौटते हैं, लेकिन इस बार फोकस थोड़ा अलग है। हाँ, इस बार फोकस स्कूलों से हटकर डिग्री कॉलेजों पर है। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए, और विषय भी देखिए, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास से लेकर संगीत गायन और कंप्यूटर विज्ञान तक। तो पहले स्कूल और अब कॉलेज। हाँ, ऐसा लगता है कि 2026 का पूरा साल उत्तर प्रदेश के शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भरने के लिए समर्पित है। लेकिन जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, कैलेंडर एक और अहम मोड़ लेता है और अपना पूरा ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्रित कर देता है। हाँ, और ये बदलाव बहुत साफ है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगभग हर बड़ी परीक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। 3 अक्टूबर को प्राविधिक शिक्षा के महानिदेशक, 4 को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, 24 को होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और 25 को दंत शल्यक यानी डेंटल सर्जन की परीक्षा है। एक बात जो इन सभी परीक्षाओं के नाम में कॉमन है, वो है ब्रैकेट में लिखा स्क्रीनिंग शब्द। इसका क्या खास मतलब है? देखिए, स्क्रीनिंग का मतलब ही है छटाई। ये पद बहुत ही विशेष योग्यता वाले होते हैं। अच्छा, तो यहाँ आयोग का मकसद उनकी अकादमिक योग्यता को दोबारा जांचना नहीं, बल्कि भीड़ में से सबसे सही उम्मीदवार को चुनना है। बिल्कुल, बड़ी संख्या में आए आवेदनों में से पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है। ये भर्ती प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर है। अब आते हैं नवंबर पर,
जो मेरे हिसाब से इस कैलेंडर का सबसे अनोखा महीना है। हाँ, ये वाकई बहुत खास है। यहाँ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता यानी लेक्चरर की भर्ती है और विषयों के नाम देखिए। 2 नवंबर को प्रथम प्रश्न पत्र शालाक्य तंत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। ये तो आधुनिक मेडिकल शब्दावली से बिल्कुल अलग है ना? 3 नवंबर को प्रथम प्रश्न पत्र अगध तंत्र एवं विधि आयुर्वेद। जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ सामान्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती नहीं है। नहीं, ये सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए एक पूरी की पूरी टीचिंग फैकल्टी तैयार करने की प्रक्रिया है। जैसे शालाक्य तंत्र जो है वो आधुनिक ENT और नेत्र विज्ञान का आयुर्वेदिक समकक्ष है। अच्छा। और अगध तंत्र वो टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान से जुड़ा है। ये दिखाता है कि भर्ती कितनी गहराई और विशेषज्ञता के साथ की जा रही है। और एक और हैरान करने वाली बात ये है कि ये परीक्षा 2023 की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है और हो रही है 2026 के अंत में। 3 साल। सोचिए, 3 साल का समय। ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और ये ऐसी विशेष और तकनीकी भर्तियों के हकीकत को उजागर करता है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार मिलना मुश्किल होता है, नियम जटिल होते हैं और पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। साल का अंत भी स्वास्थ्य क्षेत्र के नाम ही है। 16 दिसंबर को औषधि निरीक्षक मतलब ड्रग इंस्पेक्टर और 18 दिसंबर को आयुर्वेद, सामुदायिक स्वास्थ्य और यूनानी के चिकित्सा अधिकारियों की परीक्षा। और इसी के साथ कैलेंडर समाप्त होता है। इस पूरे कैलेंडर का विश्लेषण करने के बाद एक सवाल मेरे मन में अभी भी घूम रहा है। वो आरक्षित तारीखें जो कैलेंडर में खाली पड़ी हैं, क्या आयोग ने उन्हें सिर्फ बैकअप के लिए रखा है या फिर साल के बीच में हमें किसी नई बड़ी भर्ती की घोषणा का सरप्राइज मिल सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये कैलेंडर जितना बताता है शायद उतना ही कुछ सवालों को भविष्य के लिए भी छोड़ जाता है। और शायद यही इन दस्तावेजों की खूबसूरती है। ये एक जीती जागती योजना है जो समय के साथ बदल सकती है। यह हमें बताता है कि प्रशासनिक योजना बनाना शतरंज के खेल की तरह है, जहां आपको हमेशा कुछ चालें पहले से सोचकर चलनी पड़ती हैं और कुछ चालें भविष्य के लिए बचाकर रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन खाली तारीखों का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है।